व्याकरण का लेसन हम पढ़ रहे हैं। व्याकरण में हमने मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा, यह 3 भाषाएं पढ़ी है। तो अभी हम आगे और भाषा के रूप देखेंगे। तो पहला होगा हमारा मातृभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा, तीसरा राजभाषा और उसके बाद अंतिम है मानक भाषा। मतलब मानक भाषा का अर्थ है भाषा का सही रूप। मातृभाषा वह होती है जो हम अपने घर परिवार से सीखते हैं। अगर हम पंजाबी परिवार से है, हम साउथ से है, हम महाराष्ट्रियन हैं, तो हमारी भाषा हमारे मतलब घर परिवार में जो है वही हम बोलेंगे। तो उसी प्रकार राष्ट्रभाषा वह होती है जो देश के अधिकतर लोग बोलते हैं। जिस प्रकार अमेरिका की अंग्रेज़ी, रूस की रूसी और फ्रांस की फ्रेंच वगैरह। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को कहा जाता है। यह देश के लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है। देश के कार्यालयों और राजकाज में प्रयोग होने वाली भाषा होती है राजभाषा। भारत की राजभाषा हिंदी है। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेज़ी है। मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह होती है मानक भाषा। हिंदी में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनकी किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दी गई है। मतलब वैसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। तो ऐसा न होकर मानक भाषा मतलब सही रूप में क्या होगी तो यह हम देखेंगे। तो गई हम इस तरह नहीं लिखेंगे, तो ई की मात्रा स्वर लिखेंगे। ठंड ऐसा नहीं तो अनुस्वार देंगे। यहाँ पर न व्यंजन न लिखकर अनुस्वार। शुद्ध ध को द नहीं तो द को ध लिखने का है। और यहाँ पर झ इस प्रकार लिखने का है। और द्वंद्व यह अलग द आधा और द्वंद्व इस तरह लिखने का है। इसके बाद मानक वर्तनी के बारे में हमें बहुत सारे यहाँ पर नियम दिए हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा। तो देखो री तथा रू का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया। संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंडी को आधा कर हलंत लगाकर बनाए जाते, जैसे बच्चा, पक्का, छिन्न इस तरह। पाई, खड़ी पाई मतलब खड़ी पाई। तो च की खड़ी पाई हटाई गई है। क की घुंडी हटाई गई है। घुंडी मतलब हाफ सर्कल। और उसके बाद विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक मतलब अलग तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे संज्ञा राम को, सर्वनाम उसको। तो संज्ञा राम को लिखेंगे, लेकिन जब सर्वनाम होगा तो उसको लिखेंगे। सिर्फ को वैसे रहेगा और राम की जगह उस आएगा। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी। पढ़ चुका है। संयुक्त क्रियाएं मतलब शब्द अव्यय पृथक लिखे जाएंगे। उनके साथ उनके क्या है सर्वनाम और साथ क्या है अव्यय। यहाँ अव्यय। श्री जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री राजशीष कुमार, नरेंद्र जी, वर्मा जी एक्सेट्रा आदि। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य, व, किए, आए, नहीं, हुआ आदि मानक रूप है। क्रिया विशेषण अव्यय में य, व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए। जैसे य, व की जगह क्या लिखेंगे हमने पहले भी देखा। नई न लिखकर ई स्वर वाली लिखेंगे। उसके बाद हुआ, किए, आए, नहीं, हुआ एक्सेट्रा जहाँ आदि। यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ
वह यही रहेगा। जैसे स्थायी, अव्ययी, भाव, दायित्व, यहाँ पर यह लगेगा तो यही लिखेंगे, इस वर्ण नहीं लिखेंगे। अभी आगे का नियम देखेंगे। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान अनुस्वार जाएगा। अनुस्वार अनुनासिक दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतः बिंदु मतलब अनुस्वार लगाया जा सकता है। जैसे में पर हम अनुस्वार देंगे, न कि चंद्र बिंदु। अन्यत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। क, ख, ग, ज, फ में से अधिकांश आगत ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई है। केवल ज और फ अभी भी प्रयोग में हैं। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक रूप में किया गया है। कुछ शब्द दोनों रूपों में मानक है, जैसे सर्दी मतलब सर्दी भी लिखेंगे, सरदी भी लिखेंगे, गर्दन गर्दन भी लिखेंगे। ओके। शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे संसद, परिषद, विद्वान, महान। तो अंत में जो हम हलंत देते हैं, मतलब यह पैर मोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पर द का मोड़ा है, वह अभी नहीं करते। तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों में संयोग की स्थिति में द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है। जैसे अर्ध तो अर्ध लिख सकते हैं, तत्व तत्व लिख सकते हैं, मतलब लिखते हैं। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। दुख, तो यह दुख भी अभी क्या हो गया है, लोप। तो ये विसर्ग उसका लुप्त हो गया है। अभी हम दुख ऐसा लिखते हैं। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे दौड़कर, पढ़कर, चढ़कर, निकलकर एक्सेट्रा आदि। बोली तथा भाषा में अंतर। बोली सीमित रूप में होती है और भाषा व्यापक रूप में होती है। लोकगीत, लोक कथाएँ बोली में होती है। भाषा का विकसित बोली का विकसित रूप क्या होता है, भाषा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और हिंदी भाषा की कुल मिलाकर 18 बोलियां प्रचलित हैं। हिंदी भाषा का क्या महत्व है, यहाँ पर हम देखेंगे। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हिंदी, असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल और तेलुगु, यह 22 भाषा को हमारे संविधान में मान्यता मिली है। हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा 78 करोड़ से भी अधिक भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि राज्यों में बोली जाती है। फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, मलेशिया आदि देशों में हिंदी बोली जाती है। यह हमें पता नहीं होगा। फिजी यह देश, इस देश में सूरीनाम और ट्रिनिडाद और मलेशिया में भी हिंदी बोली जाती है। उसके बाद 1991 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषियों की संख्या चीनी भाषियों से अधिक थी। आज विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली हमारी हिंदी भाषा है और उसका दूसरा स्थान है। विदेशी फिल्मों का हिंदी में अनुवाद किया जाना इसके महत्व को दर्शाता है। हिंदी धारावाहिक, विज्ञापन, समाचार चैनल आदि दूसरों के मुकाबले अधिक देखे जा सकते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दी गई है। 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में आसान है। हिंदी भारत के फिजी देश की राजभाषा है। हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ फिजी देश की वह राजभाषा है। संपूर्ण भारत में हिंदी का प्रयोग राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में किया जा सकता है। इतनी विशेषता के साथ शायद ही किसी अन्य भाषा में हमें यह विशेषता दिखाई देगी। अतः हमें हिंदी का प्रयोग करते हुए हमेशा यह गौरव का अनुभव आना चाहिए।
तो यह हो गई हमारे भाषा के बारे में। तो भाषा किस प्रकार लिखते हैं, भाषा कब से लिखना शुरुआत हो गई। लिपि प्राचीन काल में जब मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहा, आरंभ कर दिया, तब उसने अपने विचार दूर बसे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। ऐसे में उसने मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह अंकित करने आरंभ कर दिए। यही चिन्ह लिपि कहला है। तो यह चिन्ह इस प्रकार के थे अलग अलग। तो अलग अलग चिन्हों को ही बाद में लिपि का रूप मिल गया। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या पद्धति को चिन्ह का रूप मिला और वही लिपि बन गई। तो देखो, संस्कृत की लिपि देवनागरी, हिंदी की लिपि देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, मराठी की देवनागरी और नेपाली की देवनागरी। इस प्रकार टोटल कुल मिलाकर 5 भाषाओं की लिपि देवनागरी मतलब इस प्रकार की। ओके। उर्दू की फ़ारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, बांग्ला की बांग्ला, अंग्रेज़ी रोमन, इन तीनों की रोमन है। जापानी की हिरागाना, काताकाना, कांजी, इतनी 3 प्रकार की जापान की लिपि है। ओके। तो आगे देखेंगे, अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई है। अक्षरों व लिपि की खोज होने के कारण ही मनुष्य अपने विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता आया है। तो साहित्य क्या है? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। साहित्य के भेद होते हैं गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य मतलब हमारे पाठ, लेसन और पद्य मतलब कविताएं वगैरह, दोहे। गद्य साहित्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। मैं घमंड में भरा हुआ एक दिन अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आँख में गिर गया। गद्य साहित्य के उदाहरण कहानी, लेख, जीवनी, संस्मरण, पत्र, उपन्यास, नाटक। मतलब गद्य साहित्य के उदाहरण देखो, गद्य क्या होता है तो स्टोरी, आर्टिकल, ऑटोबायोग्राफी, संस्मरण, लेटर, नॉवेल, ड्रामा एक्सेट्रा, यह गद्य के उदाहरण होते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ व उपन्यास गद्य साहित्य में प्रसिद्ध है। अन्य गद्य लेखक देखो, मोहन राकेश है, उनका आधे अधूरे, रांगे राघव यह लेखक है, विष्णु प्रभाकर, भगवती चरण वर्मा, ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध हमें लेखक हिंदी में मिलेंगे। पद्य साहित्य वह होता है जो काव्य शैली में प्रस्तुत होता है, पोएट्री। पद्य साहित्य में जैसे निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है, षट ऋतुओं का विविध दृश्ययुक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। इस विधा के उदाहरण है गीत, कविता, गज़ल, पद, दोहा, छंद, कवित्व, चौपाई एक्सेट्रा। साकेत मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रिय प्रवास यह अयोध्या सिंह उपाध्याय इनकी है। और अन्य रचनाकार एवं रचनाओं के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। देखो, कबीर, रहीम के दोहे, मीरा के प, सूरदास के प, जयशंकर प्रसाद इनकी कामायनी, रामधारी सिंह दिनकर इनका कुरुक्षेत्र, यह सारे आप लोगों ने लाइब्रेरी से यह बुक पढ़ने के हैं। बहुत ही मतलब जीवन का सार इन पुस्तकों में होता है। आमिर खुसरो की पहेलियाँ, सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं, झांसी की रानी, कोयल, कदम्ब का पेड़ एक्सेट्रा। तो देखो, व्याकरण, तो यह हो गया हमारा साहित्य। साहित्य के बाद हमको सबसे मतलब हार्ड भाषा को कौन सा रूप लगता हो तो वह है व्याकरण। तो ये देखो, यह बच्चे बातें कर रहे हैं, मेरे को तेरे से कुछ चाहिए, ये सुनने में अटपटा लगता है। मेरे को नहीं तो मुझको होना चाहिए, तुझसे या आपसे, तेरे से नहीं होना चाहिए। तो शुद्ध रूप क्या है? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे तुमसे किताब चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? तेरे को मेरे से क्या चाहिए? यह गलत है। मेरे को तेरे से किताब चाहिए, यह भी गलत है। तो यहाँ शुद्ध रूप दिया है,
तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे तुमसे क्या चाहिए। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। शुद्ध, हम मिनरल वाटर पीते हैं ना, तो उस तरह शुद्ध पानी, उसी तरह शुद्ध भाषा हमें कहाँ से सीखने को मिलती है? व्याकरण से। व्याकरण भाषा के नियम बताता है। व्याकरण के ज्ञान के बिना किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को प्रयोग को नहीं सीखा जा सकता। व्याकरण के 4 अंग हैं, देखो, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। तो हमारा जो है, इसके बाद वर्ण विचार यह लेसन है, उसके बाद हमारा शब्द विचार है, बाद में पद विचार और लास्ट में हमारा है वाक्य विचार। तो यह हमारा फर्स्ट लेसन व्याकरण का हो गया है। आओ दोहराए, यह आपको पढ़ने का है और यह जो बुक वर्क है यह मैं आपको सॉल्व करके इसका फ़ोटो सेंड करूँगी आपको, और आपको यह दूसरा लेसन पढ़कर रखने का है। तो आपको यह बुक में लिखेंगे तो बहुत अच्छा, और बुक में लिखने के बाद आप लोगों को यह कॉपी में भी लिखने का है, नोटबुक में, और नोटबुक चेकिंग के लिए भेज देने की। हमारे 2 लेसन हो गए और ये व्याकरण का भी यह लेसन हो गया। व्याकरण के लिए अलग से बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे ही व्याकरण का पार्ट बनाकर आप व्याकरण लिख सकते हो। ओके, बाय बाय।